हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी जो होती है सिल्वर, ये बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर से अधिकतम विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। तो जब हम प्रिज्म के अंदर से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी तरफ जब ये प्रकाश निकलता है तो ये 7 रंगों की एक पट्टी में विभाजित हो जाता है और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये घटना जो है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है कौन सी? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। जबकि अगर हम इनकी बात करें कि मृगमरीचिका, हीरे की चमक और प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इनको भी आप याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सी जो परिघटना है। तो ये है मृगमरीचिका, हीरे की चमक और प्रकाशीय तंतु, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण का जो अष्टक नियम था वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडे का जो बाह्य खोल यानी कि उसका जो छिलका होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो अंडे के अंदर पाया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 5, तो देख लेते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो आपने देखा होगा कि जब हम बर्फ़ को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हल्की सी ऊपर तैरती है। ठीक है, पूरी तरह पानी के अंदर नहीं डूबती है। जो पानी का ऊपर वाला तला होता है वो बर्फ़ जो है वो उसके लगभग थोड़ा सा ऊपर तैरती है। तो इसका कारण ये होता है कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होगा तो वो पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं डूब सकती, क्योंकि इसका घनत्व पानी से थोड़ा सा ही कम होता है। इसी वजह से ये 90% पानी के अंदर रहती है और इसका 10% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो यही है कारण बर्फ़ का पानी के ऊपर तैरने का। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब पलायन वेग होता क्या है इसे भी आप एक बार समझ लें। तो पलायन वेग का अर्थ होता है कि ऐसा वेग जिससे हम किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर की ओर फेंकें और वो पृथ्वी पर वापस ना आए, तो ये वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे ही पलायन वेग कहा जाता है। मतलब जब हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अधिक रफ्तार पर किसी चीज़ को पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल में फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस लौटकर नहीं आएगी। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट्स वगैरह को स्थापित करते हैं बाहरी कक्षाओं में, तो वो इसी तरह से मतलब कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अधिक तेजी से उन सैटेलाइट्स को यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटा जीव होता है, विषाणु और जीवाणु सबसे छोटे नहीं होते। प्रश्न नंबर 8, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देती है? इसका सही उत्तर होगा अम्ल। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। तो ये ट्रिक है ए नीला। ठीक है, आपको याद रखना है ए नीला। ए नीला मतलब ए से क्या होता है? अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी कि अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? दोबारा से एक बार देख लो, ए नीला आपको याद रखना है, ए नीला। तो ऐसे हो जाएगा अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, इसी तरह से क्षार को अगर आप याद रखना चाहते हैं कि क्षार किस तरह के लिटमस पत्र को किस तरह से परिवर्तित करता है, तो क्षार को आप याद रख सकते हैं छालानी से। ठीक है, छालानी। तो छा से क्या हो जाएगा? क्षार,
ये लाल कलर के लिटमस पत्र को नीले कलर के लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। तो इसे आप हमेशा याद रख पाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 9, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक की खोज बर्नौलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब शायद आपको उत्प्रेरक के बारे में पता होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन उसकी जो वेग होती है, उसकी जो अभिक्रिया करने की जो दर होती है, उसको बढ़ा देता है। तो इसे ही कहा जाता है उत्प्रेरक। आगे है प्रश्न नंबर 10, कौन सा प्लास्टिक खाने योग्य पदार्थों को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? यानी कि आप जो खाने के सामान लेकर आते हो घर, जो आपको प्लास्टिक मिलता है, जो पॉलीथीन मिलती है, वो किस चीज़ की होती है? तो देखो मैंने आपको नाम में ही बता दिया, पॉलीथीन। ठीक है, इसे पॉलीएथिलीन कहा जाता है और ये इसी से ही पॉलीथीन बनाई जाती है, जबकि इसका असली नाम पॉलीएथिलीन होता है, लेकिन हम इसे पॉलीथीन बोलते हैं। तो याद रखना कि जो भी हम खाने का सामान लेकर आते हैं, जो हमें पॉलीथीन दी जाती है, ठीक है, वो क्या होती है? पॉलीएथिलीन होती है। आगे है प्रश्न नंबर 11, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के अंदर आप यहाँ पे याद रखना, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड यानी कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। और अगर ये पूछता है कि रेटिना के कौन से भाग पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है ये होता है पीत बिंदु, यानी कि येलो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना के ऊपर। आगे है प्रश्न नंबर 13, चलिए देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष के अंदर स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे की ओर बनता है। ठीक है, जैसे कि ये नेत्र है हमारा, ये नेत्र का रेटिना है, तो इसके पीछे यहाँ पर जाकर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और इसी वजह से दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये थोड़ा सा अधिक अपवर्तित होकर और हमारे जो रेटिना है उस पर जाके टकराती हैं और यहाँ पर हमारे रेटिना पर इमेज बन पाती है। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, पारे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पारे का निष्कर्षण सिनेबार से किया जाता है, यानी कि पारे का अयस्क जो होता है वो होता है सिनेबार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहीं पर मैं आपको बताते चलूं कि गैलेना जो होता है वो शीशे का अयस्क होता है, और बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इनको भी आप याद रखना, बॉक्साइट काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 15, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा है पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इसी के अंदर ही पर्यावरण का यानी कि हमारे जो आसपास के वातावरण का जीवों से संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है, तो आपने डीएनए की डबल हेलिक्स जो संरचना है वो 10वीं के अंदर जरूर पढ़ी होगी। इस तरह की जो संरचना होती है डीएनए की, तो ये जो मॉडल है ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्रश्न नंबर 17 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक जो है, इन्होंने ही ऑक्सीजन को, यानी कि हमारी जो जीवनदायिनी गैस है, हमारी जो प्राणवायु है, इसी की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसे आपको जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया है। तो सबसे कठोर पदार्थ होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अगर ये पूछता कि सबसे कठोर धातु क्या होती है, तो वो होती है प्लेटिनम। इसे भी आप याद रखना, सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है, तो वो भी आंसर आपका होगा हीरा, क्योंकि हीरा एक अधातु है। और अगर ओवरऑल हम बात करें कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो धातु, अधातु, उपधातु, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा होगा। प्रश्न नंबर 19,
निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो ऐसी कौन सी ईंधन है, ऐसा कौन सा फ्यूल है जिससे हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है हमारे वातावरण में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। बाकी डीजल और कोयला इनसे हाइड्रोजन की अपेक्षा में ज़्यादा जो धुआं है, जो ज़्यादा प्रदूषण है वो फैलता है। नेक्स्ट है हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाकी के जो तीनों तत्व हैं, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, और इनका उपयोग परमाणु ईंधन में, परमाणु बॉम्ब वगैरह बनाने में या फिर अन्य परमाणु रिएक्शंस के अंदर किया जाता है। वहीं पर बात करें कैडमियम की, तो ये जो परमाणु अभिक्रियाएं होती हैं, संलयन या विखंडन अभिक्रियाएं जो होती हैं, इनके अंदर मंदक यानी कि नियंत्रक के रूप में, उन अभिक्रियाओं की गति को धीमा करने के रूप में जो कैडमियम है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि कैडमियम जो है ये एक परमाणु ईंधन नहीं है, बल्कि ये एक मंदक का काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स पाते रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।